हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्रा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइडो नर्सिंग एकेडमी पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। यहाँ मैंने द मेंस्ट्रुएशन साइकिल लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिखा है मैंने द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आगे अपन डिस्कस करेंगे, बहुत ही ईजी और ट्रिकी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको हर डाउट क्लियर हो जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और तो कृपया करके ये पूरा वीडियो देखें आप। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले अपन पढ़ते हैं प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी 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 का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, या अपन दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि जो चाइल्डहुड है उसका एडल्टहुड में कन्वर्ट होना ही प्यूबर्टी कहलाता है। अब इसकी एज देखते हैं कि भाई मेल के अंदर प्यूबर्टी कब आती है, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी कब आती है। तो इसके अंदर देखिए, साफ साफ लिख रखा है मैंने। मेल के अंदर प्यूबर्टी की जो रेंज है, प्यूबर्टी 12 से लेके 16 साल के बीच में आती है, और फीमेल में ये जल्दी आ जाती है 10 से लेके 16 साल के। देखो, 16 16 दोनों में कॉमन है, जो लास्ट लिमिट है वो 16 है दोनों में। लेकिन लड़कियों में या फीमेल के अंदर ये 10 साल है, और मेल के अंदर ये आपकी 12 साल है। देखो, इसको याद रखने के लिए आप ये ऐसे कर लेना कि जैसे अपन बोर्ड की एग्ज़ाम देते हैं, 10th में देते हैं और 12th में देते हैं, ठीक है? तो आप दिमाग लगा लेना कि 10th में तो प्यूबर्टी आ जाती है फीमेल के, और 12th बोर्ड के अंदर आ जाती है आपकी मेल के। अब देखो, यहाँ 12th और 10th आप क्लास मत समझ लेना, आप ईयर याद रख लेना, बस ये समझ में आ जाएगी। यहाँ 10th क्लास से मतलब आप 10 ईयर याद रख लेना, 12th क्लास से मतलब आप 12 ईयर याद रख लेना, ठीक है? याद रह जाएगा। बट एक याद रखने वाली बात ये कि फीमेल में जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है। ये देखिए नीचे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दो, कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन द मेल और फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन द फीमेल, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फीमेल के अंदर जो फर्स्ट साइन प्यूबर्टी का है वो है थैलार्की। थैलार्की किसे कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट या ब्रेस्ट बड, वो फर्स्ट साइन होता है। और ये आपका मेल के अंदर फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी है enlargement of the testicles and sprouting of pubic hair। दोनों में अलग अलग है। फीमेल्स के अंदर आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, और आपका मेल के अंदर है टेस्टिकुलर डेवलपमेंट और प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, एनलार्जमेंट, ठीक है? ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, दो टर्मिनोलॉजी हैं, देख लीजिए, प्रीकोशियस प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी। प्रीकोशियस प्यूबर्टी उसे कहते हैं जो प्यूबर्टी की जो रेंज है, जैसे ये मान लो फीमेल के अंदर 10 से 16 साल है, ठीक है? यदि 10 से पहले ही आ गई तो उसको बोलेंगे प्रीकोशियस प्यूबर्टी। और डिलेड का मतलब आप जानते हो, यदि ये जो लास्ट वाली लिमिट है 16 साल तक ही नहीं आई, उससे भी डिले हो रही है, उससे ऊपर आ रही है, तो उसको बोलेंगे अपन डिले प्यूबर्टी। देखो, दो साइंटिस्ट थे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। दो साइंटिस्ट थे, टीनर और मार्शल। उन्होंने ये जो प्यूबर्टी को अलग अलग स्टेज के अंदर डिवाइड किया था, 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया था। अपन अपने इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस आप तो याद रख लीजिए कि जो टीनर और जो आपका मार्शल है उसने 5 साइन दिए थे, और उनको मैं सिस्टमेटिकली बताऊंगा आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो स्पेशली इन फीमेल। अपन ओबीजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इन फीमेल, ठीक है? पहले मैं बता चुका हूँ आपका, फीमेल के अंदर फर्स्ट प्यूबर्टी का साइन कौन सा आएगा? फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी कौन सा आएगा? थैलार्की, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और उसके अंदर आएगा आपका टेस्टिकुलर डेवलपमेंट और प्यूबिक हेयर, ठीक है? तो अपन मेल के बारे में छोड़ देते हैं। फीमेल के बारे में, यदि फीमेल के जो सारे साइन हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे कैसे आएंगे, पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, इस तरीके से मैंने ये पांचों साइन लिखे हैं यहाँ पे। याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, याद रह जाएगी। बाप हम, BAP
एच एम, बाप हम, ठीक है। बी से आपका ब्रेस्ट याद रह जाएगा आपको, फर्स्ट साइन आपका थेलार्की, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। ए से आपका दूसरा साइन है एडिनार्की, एडिनार्की ए से ही याद रख लो एक्जिला, एक्जिलर हेयर, एक्जिलरी हेयर को डेवलपमेंट को ही एडिनार्की बोलते हैं। पी से आप याद रखो प्यूबार्की, मतलब जो प्यूबिक हेयर है, जो मॉन्स प्यूबिस है, वो मॉन्स प्यूबिस के ऊपर जो हेयर होते हैं उनको उनका डेवलपमेंट प्यूबार्की। एच एच मतलब हाइट है, यहाँ पे हाइट का इंक्रीज होना, ठीक है। और लास्ट वन फिफ्थ है जो लेट साइन बोलते हैं अपन प्यूबर्टी का फीमेल के अंदर, मिनार्की, मिनार्की मतलब आप सब जानते होंगे फर्स्ट साइन या फर्स्ट फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो फर्स्ट साइन तो आ गया थेलार्की और लास्ट और लेट साइन आ गया मिनार्की, और मिनार्की का मतलब क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इन पांचों को आप क्रम में याद रखना, और उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई दी है, बाप हम, ब्रेस्ट, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, हाइट और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अंडरस्टूड। अब चलते हैं अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर। नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको अपन बोलते हैं यूमेनोरिया। मेनोरिया वर्ड ही आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल को दर्शाता है। यू मतलब ट्रू, सच्चा, रियल। नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको टर्मिनोलॉजी के अंदर बोला जाता है यूमेनोरिया। अंडरस्टूड। अब इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार रटने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लेना। ये डेफिनेशन आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में सब कुछ बता देगी। इट इज विजुअल मैनिफेस्टेशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो लास्ट में जो ब्लीड आती है उसको अपन देख सकते हैं, ये शो होती है बाहर। इट इज विजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइक्लिक, साइक्लिक मतलब हर महीने रिपीट होती है, साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग। फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग, फिजियोलॉजिकली मतलब जो शरीर के अंदर जो चेंजेज आते हैं उसकी वजह से है ना, पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग नहीं है ये। फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग, यूट्रस से होने वाली ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ड्यू टू किसके कारण हो रही है ब्लीडिंग, ड्यू टू शेडिंग मतलब हटना या छटना, वहां से टूट टूट के बाहर आना, ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब जो अंदर की जो लेयर है यूट्रस की, वो एंडोमेट्रियम। आउटफ्लो थ्रो वेजाइना, जो ब्लीड है, जो यूट्रस है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो सैड होके बाहर आएगी थ्रू वेजाइना, फॉलोड बाई इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन। ये किसके कारण होती है, जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हैं, एचपीओ एक्सिस के, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरी एक्सिस। एक एक्सिस होता है, अब मैं बता दूंगा आपको एचपीओ एक्सिस क्या होता है। एचपीओ एक्सिस के जो भी हार्मोन है वो आपस में इंटरप्लेयर करते हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ अड़ंगा होता है, ठीक है। इन चीजों के अंदर यदि कोई भी दिक्कत होती है छोटी मोटी, जैसे साइक्लिक है, ये असाइक्लिक हो जाए, मतलब आपकी कभी इरेगुलर हो गई तो भी दिक्कत है, ये फिजियोलॉजिकल, इसके अंदर भी कुछ दिक्कत हो जाए, ये शेडिंग वगैरह में दिक्कत हो जाए, आउटफ्लो के अंदर दिक्कत हो जाए, किसी अंदर भी दिक्कत होगी तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा। या फिर सबसे बड़ा कारण ये होता है इरेगुलरिटी का, एचपीओ एक्सिस का डिस्टर्बेंस होना, ठीक है। दोबारा पढ़ के सुना देता हूं, एक बार देख लीजिए। इट इज विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, आउटफ्लो थ्रू वेजाइना, followed by invisible interplay of hormones and HPO axis। देखिए ये लाइन आप पढ़िए, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू साइकिल दैट इंटरेक्ट एंड ओवरलैप। देखो आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो अपन पढ़ते हैं साइकिल है, ये दो साइकिल है,
एक्चुअली अपन बात करें तो ये दो साइकिल का मिला जुला रूप है। वो आपस में दो साइकिल है और वो आपस में इंटरेक्ट और ओवरलेप होती है, अपन को पता नहीं पड़ता, लेकिन ये दो साइकिल है जो आपस में ओवरलेप होती है, इंटरेक्ट होती है। एक साइकिल आपकी ओवेरी के अंदर होती है, वन हैपनिंग इन द ओवेरी एंड अदर एंड वन इन यूट्रस। मैंने अभी बताया आपको कि दो साइकिल का ये मिला जुला रूप है, एक आपकी ओवेरी के अंदर होती है और एक आपकी यूट्रस में होती है। एक डायग्राम दिखाया है मैंने, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर दिखाया है वो ओवेरी के पास दिखाया है और सेकंड आपका यूट्रस के अंदर दिखाया है। मतलब ये दो साइकिल्स हैं जो आपस में ओवरलेप हैं और ये ही मिला जुला अपन इसको ही बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अंडरस्टूड। तो पहली बात तो ये दिमाग में बिठाओ कि ये दो साइकिल है, एक तो यूट्रस के अंदर होती है और एक आपकी ओवेरी के अंदर होती है। इन दोनों का मिला जुला रूप ही अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दूसरी चीज आपको मैंने बता ही चुका हूं, एचपीओ एक्सिस के कारण होता है। एचपीओ मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरी, इनके जो भी हार्मोन्स है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी वजह से ये सारा सिस्टम होता है। ओके, ये देखो, अभी मैंने बताया आपको दो साइकिल है, एक तो आपकी ओवेरी के अंदर होएगी, एक दूसरी आपकी यूट्रस के अंदर होएगी। जो ओवेरी के अंदर होएगी, देखो, वन हैपनिंग इन द ओवेरी, ठीक है, उसकी दो फेज होती हैं। जो ओवेरी के अंदर होती है उसकी दो फेज होती हैं। फर्स्ट है फोलिकुलर फेज, जिसको फै से मतलब फोलिकुलर, स्टार्ट फै से हो रही है मतलब फोलिकुलर, इसको फै से दिखाया गया है। और दूसरी फेज है आपकी ल्यूटियल फेज, जिसको लै से दिखाया गया है। दोनों का मिला जुला रूप हो गया फल। अंडरस्टूड। और इन दोनों फेज के बीच में ओवुलेशन होता है। इन दोनों जो दो फेजेज होती है, इनको जो बीच में जो अलग करता है, मतलब इनका जो बीच का पार्ट एकदम जस्ट दो टुकड़ों में बांटता है, इसको बोलते हैं ओवुलेशन। देखो, ओवेरी ये लिखा हुआ है मैंने, और ओ जो है आपका, उसके ऊपर ये सेव दिखा दिया, फल दिखा दिया है। तो आपको याद रह जाएगा कि भाई देखो, ओवेरी लिखा हुआ था और ओ जो बना हुआ था ओवेरी का, वो कैसा बना हुआ था, फल के जैसा। फल मतलब ओवेरी के अंदर फै और लय आएगा, मतलब फै मतलब फोलिकुलर और लय मतलब आपकी ल्यूटियल फेज, मतलब ये दो फेज होएगी, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, पहली होगी आपकी ओवेरी में, दूसरी होगी यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस के अंदर जो होगी, उसके अंदर आपकी तीन फेजेज हैं, वहां दो थी, फै और लय, फोलिकुलर और ल्यूटियल। अब यहाँ पे तीन फेज कौन कौन सी है? फर्स्ट वन, मेंस्ट्रुअल फेज। देखिए, एक बात बताता हूँ आपको, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, अंडरस्टूड, मतलब जो ब्लीडिंग का पहला दिन है वो ही फर्स्ट डे काउंट किया जाता है अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, वहां से ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन, ये ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल का लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, जहां से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, ब्लीड स्टार्ट होती है, वहां से ही शुरुआत होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। ये अपने दिमाग में आप अच्छे से बिठा लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन आपकी होगी मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज को मैंने मे से दर्शाया है। नेक्स्ट आपकी प्रोलिफरेटिव फेज। आपको सबको पता होगा, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है संख्या बढ़ना, किसी चीज का उसका गुणा होना, दो, दो से चार, चार से छः। प्रोलिफरेट मतलब वो गुणन होना उसका, प्रोलिफरेट, उसको मैंने दर्शाया प्रो से, प्रो, ठीक है। और आपकी तीसरी स्टेज है सिक्रेटरी फेज, ठीक है, जिसको से दर्शाया है मैंने। पहली मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी आपकी प्रोलिफरेटिव फेज और तीसरी आपकी सिक्रेटरी फेज। और दूसरी और तीसरी के बीच के अंदर आपका ओवुलेशन आता है। ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आगे जो एक अच्छी ट्रिक बनाने वाला हूँ, एक पूरा इनको मैंने कंबाइंड तरीके से आपको याद रखने का पूरा इंतजाम किया है आगे, उसमें आपको याद रह जाएगा कि ओवुलेशन आपका कहाँ आता है। सबको पता है ओवुलेशन 14वें दिन होता है, अंडरस्टूड। कई बार पूछते हैं क्वेश्चन कि भाई ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन होता है, तो सब बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन आपका मेंस्ट्रुएशन होता है। वो कहाँ से गिनते हैं? पहले दिन से गिनते हैं या लास्ट वाले दिन से गिनते हैं? देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यदि अपन बोलें कि 14वें दिन ओवुलेशन होता है, तो कई जगह ये गलत हो सकता है। आप ऐसे बोलें, उल्टा बोलें कि जिस दिन आपकी ब्लीडिंग हुई है उसके जस्ट 14 दिन पहले ओवुलेशन हुआ है, हुआ था, ये सही है। नहीं कि अपन ये बोलें कि ब्लीडिंग आज हुई है, फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ है, उसके 14वें दिन ओवुलेशन होगा,
ये बात भी सही है लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। कई बार क्या, जो आपका पीरियड बड़ा होता है, जो जब उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, तब ये बात सही नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर सही होती है कि जिस दिन ब्लीडिंग आई है उसके 14 दिन पहले ओवुलेशन हुआ था। मतलब जो सेकंड फेज है, अपन बोलते हैं जो ल्यूटियल फेज है, वो कांस्टेंट रहती है, हमेशा 14 दिन की होती है। और जो आगे का जो पोर्शन है, जो अपन ने बात की अभी ओवेरी के अंदर, अपन ने बात की थी कौन सा, फोलिकुलर फेज, ये आपकी बड़ी हो सकती है। अभी बात करेंगे आगे। तो आपका इन यूट्रस कितनी बताई मैंने, तीन तीन फेज बताई। फर्स्ट वन मेंस्ट्रुअल, दूसरी प्रोलिफेरेटिव, और तीसरी सिक्रेटरी फेज। अंडरस्टूड। वहां फै से मतलब ओवेरी से फल बना दिया था तो फै और ले आ गया था। यहां देखो यूट्रस, ये यू है, उससे मैंने एक ग्लास बनाया है। ये ध्यान से देखिए, यहां यू से मैंने एक ग्लास बनाया है, यूट्रस। अब इस ग्लास के अंदर हमें कुछ भी परोसना है, तो मैं ये बोल रहा हूं ग्लास में परोस, ग्लास में परोस। वहां क्या था, फल डायरेक्ट, यहां ग्लास में परोस, याद रह जाएगा। तो मे का मतलब मेंस्ट्रुएशन, प्रो का मतलब प्रोलिफेरेटिव, और से मतलब आपकी सिक्रीटरी सेल, सॉरी सिक्रीटरी फेज। ओके, वहां फल था और यहां ग्लास में प्रोस। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, नेक्स्ट अपनी बात होगी कि ये दो साइकिल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जो दोनों थी, एक यूट्रस के एक आपकी ओवेरी के अंदर, दोनों की बात होगी, कौन कौन सी स्टेज है वो बात होगी अपनी, दोनों को याद करने का तरीका भी बता दिया था। और मैंने जब डेफिनेशन बताई तब मैंने बताया था कि ये टोटल जो अड़ंगा है ये किसकी वजह से होता है, ये एच पी ओ एक्सिस की वजह से होता है। अब एच पी ओ एक्सिस क्या है, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, द हाइपोथैलेमिक प्यूट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, इसी को ही एच पी ओ एक्सिस बोलते हैं। इसके अंदर ये तीन वर्ड आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस आ रहा है आपका, पिट्यूटरी आ रही है, और आपका ओवेरी आ रहा है। इन तीनों का जो एक्सिस होता है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो हार्मोन्स का जो भी एक रास्ता बना हुआ है, किस तरीके से जो काम हो रहा है, एक सर्किट बना हुआ है, इसी को ही अपन एच पी ओ एक्सिस बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, मैं आपको एक इजी तरीके से बताऊंगा। पहले अपन पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, फिर अपन पिट्यूटरी की बात करेंगे, फिर अपन ओवेरी की बात करेंगे, फिर तीनों को मिला के एक्सिस बना देंगे। अंडरस्टूड। तो पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। देखो हाइपोथैलेमस ये रहा, जो ब्रेन है, जिस जिस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाला, सॉरी, जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, इसी को ही हाइपोथैलेमस बोला है। ये है आपका हाइपोथैलेमस पार्ट, यहाँ पे लिख रखा है हाइपोथैलेमस। अंडरस्टूड। तो हाइपोथैलेमस के बारे में मैं दो बातें बताना चाहता हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली। पढ़िए क्या है। फर्स्ट वन, सिक्रीशन। किस चीज का सिक्रीशन करेगा हाइपोथैलेमस, अपने दिमाग में बिठा लेना कि ऑल रिलीजिंग फैक्टर एंड ऑल इनिबिटरी फैक्टर, ऑल रिलीजिंग फैक्टर, किसी भी हार्म, कहीं पे भी आपको रिलीजिंग फैक्टर का नाम दिखे या कहीं पे भी इनिबिटरी फैक्टर का नाम दिखे, जो भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है, वहाँ आपको आंख मीच के हाइपोथैलेमस करना है। आपने कब 10वीं 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, पुराने टाइम पे क्या बोलते थे, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो किताब में गलत लिखा हुआ आता था पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन वो सही नहीं था, उस टाइम पे वो चीज़ गलत लिखी हुई थी। आज क्या है, उसका पूरा पता पड़ गया है कि पीयूष ग्रंथि को भी, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई ना कोई रेगुलेट करता है, वो है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, हाइपोथैलेमस है, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड कौन सी होगी आपकी, हाइपोथैलेमस। अब जो मास्टर होगा, जो चीज को रेगुलेट कर रहा है, वही तो आपका रिलीज करवाएगा और वही इनिबिट करेगा। मतलब ऑन ऑफ का जो सारा सिस्टम है किसके पास है, आपका हाइपोथैलेमस के पास। इसीलिए मैंने इधर साइड में एक स्विच लगा रखा है ऑन ऑफ का। तो आपके दिमाग में हाइपोथैलेमस आते ही वो स्विच याद आना चाहिए, ऑन ऑफ, क्योंकि मास्टर है तो यही ऑन करेगा और यही ऑफ करेगा। मतलब रिलीजिंग फैक्टर और इनिबिटरी फैक्टर यहीं से ही आपके सिक्रिएट होंगे। जब अपन पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो मैं सॉरी हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं और बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे इतना बहुत है।
ठीक है, ये मैक्सिमम बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो हाइपोथैलेमस में आपको ये याद रखना है, स्विच मतलब रिलीजिंग फैक्टर और आपका इनिबिटरी फैक्टर। ये तो हो गया कंट्रोल करने वाली बात। और एक एक्स्ट्रा काम भी है, ये दो हार्मोन है जिनका प्रोडक्शन भी करता है। प्रोडक्शन करता है कौन कौन से? दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और आपका एडीएच। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, सबको पता है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठा लेना कि भाई ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, और स्टोर और रिलीज कौन करता है? आपका पिट्यूटरी। कौन सी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वो भी आगे बात करेंगे अपन। तो देखिए, जैसे ही आपको हाइपोथैलेमस दिमाग में आए तो आपको मेरी दो चीज़ें दिमाग में आनी ही आनी चाहिए। कौन कौन से? एक तो आपका ये स्विच, स्विच का मतलब था आपका मास्टर करना, मतलब आपका रिलीजिंग और इनिबिटरी फैक्टर। दूसरी ये देखो जो मैंने बनाई है, ये देखो क्या लिखा हुआ है इस डायग्राम के अंदर, देख लीजिए आप ध्यान से देखिए। यहां लिखा हुआ है ऑक्सी और वाटर, ऑक्सी और वाटर। यहां पे ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीटोसिन, और वाटर का मतलब वाटर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, ऑक्सी का मतलब आप क्या? ऑक्सीटोसिन हो गया, और वाटर का मतलब आपको वाटर का कंट्रोल करने वाला हार्मोन एडीएच। अंडरस्टूड? नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, द हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन, ऑक्सी वाटर, फिर नीचे लिखा हुआ है द हाइपोथैलेमिक प्रोडक्शन। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ इस डायग्राम से कि जो ऑक्सीटोसिन है और जो आपका एडीएच है वो हाइपोथैलेमस में प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ से ही बनते हैं। जो ऑक्सीटोसिन और जो एडीएच है उनका जो बनने का काम है, उनके जो फैक्ट्री है वो क्या है? हाइपोथैलेमस ही है। तो हाइपोथैलेमस आते हैं आपको एक तो स्विच याद आना चाहिए, और एक ये मेरा वाला ऑक्सी वाटर वाला फॉर्मूला आना चाहिए याद। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पहला एच पी एक्सिस में आपका हाइपोथैलेमस हो गया, पी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपके बेस ऑफ ब्रेन के अंदर नीचे रहती है। जैसे देखिए ये पहले वाला डायग्राम था, उसके अंदर देखिए हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे देखिए जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसके देखिए मटर के दाने जैसा नीचे लटका हुआ है कुछ, ये ब्राउन कलर का। यहाँ पे देखिए ये जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे होती है ये, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक बोन की एक केविटी बनी होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका, उसके अंदर ये सिचुएटेड होती है, और मटर के दाने जीती होती है। ठीक, इसके दो पोर्शन होते हैं। जैसे अपन एक मटर होता है, उसको यदि अपन तोड़ेंगे तो दो फलक में डिवाइड हो जाता है वो, या चना होता है उसको अपन ऐसे तोड़ेंगे तो दो दो साइड हो जाते हैं उसके, दो दाल बन जाती हैं उनकी। अंडरस्टूड? उस तरीके से ही इसके दो पोर्शन हैं, एक पीछे वाला एक आगे वाला। अंडरस्टूड? कौन कौन सा? एक पीछे वाला एक आगे वाला। पीछे वाले को अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जो आगे वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, उसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब देखो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी कौन सी है और न्यूरो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी कौन सी है, पोस्टीरियर वाली या एंटीरियर वाली। तो आप देख लो, ध्यान दे लो, यहाँ पे एंटीरियर स्टार्ट होता है ए से और एडिनो स्टार्ट होता है ए से, तो एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफाइसिस होगी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपकी न्यूरो हाइपोफाइसिस होगी। अंडरस्टूड? अभी मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस के अंदर आपके प्रोडक्शन हो रहे थे कौन? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। वो इधर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होंगे और यहीं से सिक्रीट होंगे। ये आपका पॉइंट क्लियर इधर से। अब इधर आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो भी ऑल स्टिमुलेटिंग फैक्टर है और बचे हुए हार्मोन, ऑल स्टिमुलेटिंग फैक्टर और बचे हुए हार्मोन है। देखो सबको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको ये याद रखना है। हाइपोथैलेमस में क्या बताया था मैंने? रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन। और यहाँ पिट्यूटरी के अंदर स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। कई लोग क्या करते हैं, कई दिनों बाद में स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स जैसे कि यार रिलीज कराने वाला ही तो होगा, तो वो सीधे अपन हाइपोथैलेमस कर देते हैं। ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो, ऑन ऑफ, रिलीज और इनिबिट। ठीक है, एक आपका स्टिमुलेट, ये दूसरी चीज है। स्टिमुलेट करना, प्रोवोक करना होता है, रिलीज करना नहीं होता।
रिलीज और इनिबिटरी तो ऊपर गए हाइपोथैलेमस में, स्टिमुलेट करने वाले सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होंगे, और बचे हुए हार्मोन यहाँ मैंने लिख भी दिए हैं कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया ना स्टिमुलेट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया है स्टिमुलेटिंग, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इससे पूरे के पूरे 7 हार्मोन रिलीज होते हैं। अब अपने काम की चीज़ कौन सी है यहाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, जो मैंने अलग कलर में यहाँ पे डिनोट किया है दोनों के दोनों, एलएच और एफएसएच। एलएच का मतलब होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो कि ओवुलेशन करवाता है, और आपका जो एफएसएच होता है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता है कि ओवेरी की जो भी फोलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ के लिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं ओवेरी। अब देखिए ओवेरी के अंदर क्या है, ये ओवेरी का एक ट्रांसफर सेक्शन है। इसके अंदर देखिए क्या है, ओवेरी के अंदर देखो 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से, आपके प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अंडरस्टूड। अब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या करते हैं, मैं पहले भी अबॉर्शन वाले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है, जिसने नहीं देखा वो जाके देखें वहाँ पे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक छोटा सा काम मैं ये बता देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिए। प्रोजेस्टेरोन पी से स्टार्ट होता है, पी से ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। मतलब जो आपका प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी को रेगुलेट करता है, और जो एस्ट्रोजन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। ये आपको ऐसे एक लाइन हमेशा दिमाग में रखनी है। ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच सिक्रीट होता है, एलएच सिक्रीट होता है। एफएसएच आपका फोलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। ओवेरी में होते ही क्या है, फोलिकल्स ही तो होते हैं, ये रहे प्राइमरी फोलिकल्स। अब इनके ऊपर जो एफएसएच काम करेगा उसकी वजह से ये फोलिकल्स डेवलप होते जाएंगे। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, एफएसएच जो रिलीज हुआ वो फोलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, और ये आपकी फोलिकल्स ग्रो करने लग जाएगी। बहुत सारी फोलिकल्स होती हैं, कितनी होती हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फोलिकल्स बहुत सारी होती हैं, सारी फोलिकल्स ग्रोथ करती रहती है, लेकिन एक फोलिकल है वो डोमिनेंट होती है, थोड़ी साइज में इंक्रीज होती है, 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है, वो ज़्यादा ग्रोथ करती है, उसी से ओम रिलीज होता है। अंडरस्टूड। सारी फोलिकल्स ही ग्रो करती रहती हैं, लेकिन एक डोमिनेंट फोलिकल होती है जो कि आगे जाके ग्राफियन फोलिकल या मैच्योर जो फोलिकल होती है उसमें कन्वर्ट होती है, उसी की बात करेंगे अपन। तो आपका एफएसएच यहाँ से सिक्रीट हुआ, कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो आके ओवेरी के ऊपर काम किया, तो ओवेरी में जो भी फोलिकल्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और जो जो फोलिकुल डेवलपिंग फोलिकल्स है वो मैच्योर फोलिकल बनेगी। मैच्योर फोलिकल को अपन यहाँ बोलते हैं ग्राफियन फोलिकल, और मैच्योर फोलिकल से ही ओवम रिलीज होता है। ओके। तो जो जो आपकी ये फोलिकुल जो डेवलप होती है यही आपका क्या बनाती है, एस्ट्रोजन। ये देखो नीचे लिखा हुआ है मेरा एस्ट्रोजन, जो ये डेवलप्ड जो मैच्योर हो गई है ये ही क्या रिलीज करवा रही है, आपका एस्ट्रोजन। अंडरस्टूड। रिलीज करवाती है। अब ये एस्ट्रोजन है ना, ये एस्ट्रोजन आपका सिग्नल भेजता है ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कि भाई एफएसएच को तो करो कम और एलएच को करो रिलीज, तो वहाँ से एलएच रिलीज होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन, और उसका क्या काम होता है, आपका इस ग्राफियन फोलिकल के ऊपर आके वो एक्ट करता है और आपका जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ओवुलेशन के टाइम पे क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। ओके, ये याद रखना आप। तो ये एलएच की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, जो ये ओम रिलीज हो गया। ठीक है। अब ये यूट्रस के अंदर ये फिम्ब्रिया है, ये इसको ग्रहण कर लेगी और ये फेलोपियन ट्यूब से जाता हुआ आगे चला जाएगा, वहाँ पे वो फर्टिलाइज हो सकता है। और ये जो बच गया, जो ये ग्राफियन फॉलिकल था, जो मैच्योर फॉलिकल था, इसका जो बाकी रप्चर्ड पार्ट जो बचा हुआ है इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करती है, ये प्रोजेस्टेरोन, मेनली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है, प्लस एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करती है। अब ये जो आपका जो ओम ये रिलीज हुआ, ये यदि फर्टिलाइज हो गया तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये आपकी आगे तक जाएगी 3 महीने तक, या और ये यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपकी ये कार्पस ल्यूटियम किस में चेंज हो जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस के अंदर, और वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। इस तरीके से ओवेरी के अंदर काम होता है। तो अपन ने तीनों की बात कर ली, अपन ने पढ़ लिया
अपना हाइपोथैलेमस भी पढ़ लिया, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, इधर पिट्यूटरी पढ़ ली और आपका ओवरी पढ़ लिया। अब इन तीनों को मिला के बात करते हैं एचपीओ एक्सिस की, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। देखिए क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने बताया था जो भी रिलीजिंग फैक्टर हैं वो सारे के सारे किधर से रिलीज होंगे, हाइपोथैलेमस से। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। अब इस GnRH की वजह से ये पिट्यूटरी के ऊपर जाता है और पिट्यूटरी के ऊपर इफेक्ट करता है। पिट्यूटरी के ऊपर इफेक्ट करते ही क्या करेगा, जैसे ही पिट्यूटरी के ऊपर आएगा, कौन सी पिट्यूटरी के ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ये GnRH काम करेगा और यहाँ से दो हार्मोन सिक्रीट होंगे आपके, FSH और LH। FSH का मतलब हो गया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसका LH का मतलब आपका हो गया लुटिनाइजिंग हार्मोन। अब अपन बात करते हैं दोनों में से एक एक की। अब ये जो आपका FSH सिक्रीट हुआ, इसका नाम से ही देख लो आप, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ पे जाके काम करेगा, जो ओवेरी की फॉलिकल्स हैं वहाँ पे जाके काम करेगा। तो ये यहाँ से आया आपका ओवेरी के अंदर, ब्लड से होता हुआ ओवेरी के अंदर आया और ओवेरी के अंदर आपकी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता रहा। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जब स्टिमुलेट होगी, सारी होगी वैसे तो, लेकिन एक जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो ज़्यादा डेवलप होगी, ज़्यादा ग्रो करेगी, और वो जो डेवलपिंग जो फॉलिकल्स है वो क्या सिक्रीट करेगी, आपका एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन ज़्यादा होते ही क्या होगा, FSH का काम कम हो जाना चाहिए। सही बात है, FSH का काम कम हो जाना चाहिए कि फॉलिकुलर स्टिमुलेट तो हो गई, एस्ट्रोजन भी रिलीज हो गया, तो एस्ट्रोजन ये पीछे बैक नेगेटिव फीडबैक देगा। ये जो एस्ट्रोजन है ये आपका नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भाई FSH को कम करो, क्योंकि आपका जो काम है फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग का वो हो गया है और उससे एस्ट्रोजन भी रिलीज हो गया है, FSH को कम करो, ठीक है। अब और पॉजिटिव फीडबैक भी देगा किसको, LH को, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि LH रिलीज करो। अब आप FSH को कम करवा देगा और LH को रिलीज करवाएगा। अब वो LH जाके क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल पे काम करेगा, मैच्योर जो भी फॉलिकल्स बन गई है उनके ऊपर काम करेगा। और LH का क्या काम है, ओवुलेशन करवाना, वो ओवुलेशन हो गया, ठीक है। अब वो ओम आपका फिम्ब्रिया के थ्रू आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया। अब वो आगे कैसे क्या फर्टिलाइज होता है कि नहीं होता है वो अपन बाद में बात करेंगे। अपन बात करते हैं जो रप्चर पोर्शन जो बच गया ओवेरी के अंदर, कार्पस ल्यूटियम। वो कार्पस ल्यूटियम आपका क्या सिक्रीट करती है, मेनली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है, जो को नीचे लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है और कुछ मात्रा के अंदर एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करती है। फिर ये जो प्रोजेस्टेरोन यदि इंक्रीज हो गया तो ये फिर से आपका नेगेटिव फीडबैक दे देता है किसको, आपका हाइपोथैलेमस को, कि भाई आपका जो GnRH है वो आप कम कर दो ताकि ये जो FSH और LH और जो भी ये रिलीज हो रहे हैं ये कम हो जाएं, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को करा, पिट्यूटरी ने आपका हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज किया, उसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH रिलीज कर रही है, FSH से स्टिमुलेट हो गए, LH आपका ओवुलेशन करवा दिया, ओवुलेशन के बाद में आपकी कार्पस ल्यूटियम बन गई, कार्पस ल्यूटियम आपकी प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा दिया, प्रोजेस्टेरोन आपका फिर से आपका नेगेटिव फीडबैक दे दिया। मतलब ये नेगेटिव फीडबैक के कारण ये ज़्यादातर रेगुलेट होता है। यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, पॉजिटिव फीडबैक एक ही बार आया है, कहाँ पे, जहाँ पे आपको LH रिलीज करवाना था। तो आप बात करिए ओवुलेशन कब होता है, 14वें दिन, ठीक है। तो उसके 2 दिन पहले के आसपास 12, 13, 14 इन दिनों के अंदर पॉजिटिव फीडबैक चलता है और बाकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो बाकी भी दिन बच गए इन 2-3 दिनों के अलावा उनके अंदर सब में नेगेटिव फीडबैक ही चलता रहता है। समझ में आया, नॉर्मल सी बात है। तो यह हो गया आपका HPO एक्सिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो मैंने आगे लिखा था, स्टार्टिंग में बोला था कि द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मैंने क्यों लिखा द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं मेरी ट्रिक कंप्लीट कर पाऊँ। ये ट्रिक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है, ये ही है मेन ट्रिक। ये यदि आपके समझ में आ गई तो आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। देखिए क्या ट्रिक है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, क्या था उसके अंदर कि भाई 2 साइकिल से मिलके बना हुआ है, एक तो ओवेरी के अंदर होता है और एक होता है आपका यूट्रस के अंदर। ओवेरी को मैंने फल बताया, फै से फॉलिकुलर और लै से आपका ल्यूटियल फेज, ठीक है। और आपका जो यूट्रस के अंदर होने वाला, यूट्रस को ग्लास बनाया तो ग्लास में प्रोस, में से आपका मेंस्ट्रुअल, प्रो से आपका प्रोलिफरेटिव और सह से मतलब आपका सिक्रेटरी फेज। ये आपको नाम याद करवा चुका हूं मैं।
अंडरस्टूड। अब देखिए, जो द मेंस्ट्रुएशन साइकिल लिखा है उसके ब्रैकेट में देखो TMC, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। ये T को छोड़ दो आप, ये M और C को उठाओ, इस M और C को उठाओ, ये आपका M और ये आपका C, ठीक है। तो मैं इस M को उठा रहा हूं पहले, और ये ला, ये जो नीले वाला है ये मैंने बना दिया M, बना दिया, अंडरस्टूड। फिर मैंने उठाया C को, अभी इसको C को कहाँ रखूं, यहां पे, स्टार्टिंग से यहां पे, याद रह जाएगा आपको, यहां डाल दिया। देखो पहले मैंने उठाया M को, ये रहा M, अंडरस्टूड। फिर उठाया C को, ये रहा C, ओके। अब ये नीचे बेस लाइन बना देते हैं। अब एक लाइन को इसने दो बराबर भागों में बांट दिया। अपन बात करेंगे नॉर्मल आपका कितने दिन का होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, 28 दिन का। तो ये जो 14वां दिन है वो यहाँ आ जाएगा, डे 14 जिसके ऊपर ओवुलेशन होता है, ये यहाँ आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो एम आ गया, सी आ गया, ये डायग्राम बनाने के लिए बता रहा हूँ। और आपका टी कहाँ आएगा, ये जो द है इसको देखो सीधा का सीधा बीच के अंदर खड़ा कर दिया मैंने, ये रहा टी, ये बन गया आपका डायग्राम, ये बन गई ट्रिक, अंडरस्टूड। यहां से सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो डायग्राम बना है, ये नीचे वाला, ठीक है, इसके अंदर तीन जगह आ गई, कौन कौन सी, एक ये वाली, एक ये वाली फेज, एक ये वाली फेज, और एक ये वाली फेज। ये जो फर्स्ट एम ने इसको दो भागों में डिवाइड किया ना, एक ये और एक ये। फिर इसको सी ने अब क्या थोड़ा सा इधर से डिस्क्राइब, तो इसको भी दो भागों में, तो एक तो ये फेज, एक ये फेज और एक ये फेज, अंडरस्टूड। इनका नाम देख लो, ये यूट्रस, तीन फेज कहाँ होती है, यूट्रस में बता दिया था मैंने। तो ये देखो फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुएशन फेज, ये वाली सी वाली, ठीक है। प्रोलिफेरेटिव फेज यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोलिफेरेटिव फेज, और लास्ट वन बच गई आपकी कौन सी, सिक्रेटरी फेज, जो आपकी यहाँ, सॉरी सिक्रेटरी फेज होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अंदर डे भी डिवाइड हो गए आपके, 14 बीच में आ गया, तो 14 दिन इधर है, 14 दिन इधर है, ठीक है। इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन ये आ गया, मेंस्ट्रुएशन फेज आ गई, ये प्रोलिफेरेटिव फेज आ गई, ये सिक्रेटरी फेज आ गई। और देखो ये जो टी है इसको फिर से दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो दो फेज कहाँ थी, किसमें थी, आपकी ओवेरी में। तो फॉलिकुलर फेज आ गई, एक ल्यूटियल फेज आ गई, वो 14 दिन का गैप दे दिया, और बीच में आपका ओवुलेशन है ही। तो मैंने बताया था कि ओवेरी के अंदर जो होने वाली जो दो, उनके बीच में ओवुलेशन होता है, ठीक है। और आपका जो यूट्रस के अंदर होने वाली है जो फर्स्ट और सेकंड है, ये होगी, उसके बाद में ओवुलेशन होता है, जो मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में ओवुलेशन होता है, वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर एक चीज़ बच गई और, देखिए स्टार डाले हुए हैं मैंने तीन, ये फिक्स जगह है। जैसे ये 14 दिन है, मानो ये 14वां दिन है, तो एक तो आपका स्टार है 14वें दिन के ऊपर, एक इसके जस्ट पहले है, मतलब आप आसपास माने तो 12वें दिन के आसपास है, ये 12वें दिन के आसपास, ठीक है। और ये जस्ट देखो यहाँ से 14 दिन है, यहाँ 28 है, इसके जस्ट बीच में है, दोनों के बीच में, तो 7 दिन और जोड़ लो, 21 से 22 दिन के आसपास है ये। ये जो तीन स्टार हैं, ये एक तो 14वें दिन के ऊपर हो गया, अंडरस्टूड। एक आपका कहाँ पे 12 दिन के आसपास है, और एक आपका 14 दिन के आसपास है। ये जो स्टार हैं वो क्या दिखा रहे हैं, सर्ज को, हार्मोनल सर्ज। सर्ज किसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ एकदम से ऊपर हो या डाउन हो उसी को बोलते हैं। यहाँ पे अपन ऊपर वाला यूज में लेंगे, एकदम से किसी चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ना, सर्ज होना, एकदम से एक एक बूस्ट आना, ठीक है। तो ये हार्मोन के जो बूस्ट आते हैं, ठीक है, ये वाला है आपका प्रोजेस्टेरोन का सर्ज, सॉरी एस्ट्रोजन का सर्ज, ठीक है। और ये दूसरा है आपका एलएच का सर्ज, और ये आपका कौन सा, प्रोजेस्टेरोन का सर्ज, ठीक है। इसके लिए मैंने आगे एक ट्रिक बना रखी है। ये आपको डायग्राम समझ में आ गया, देखो इसमें बहुत मेहनत लगी है, आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ, यदि नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख लेना। TMC, एम से मतलब ये बना दो, दो बराबर भागों में बांट दिया, 28 दिन को 14 दिन के। सी यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर ले लो थोड़ा बहुत पोर्शन सी, और टी आपको बीच में खड़ा कर दो ऐसे करके। तो तीन पोर्शन है वो यूट्रस के अंदर आ जाएंगे, और ये दो वाले पोर्शन है वो आपके कहाँ आ जाएंगे,
ओवेरी के अंदर आ जाएंगे। बीच वाला जो पोर्शन है वो 14 डेज के ऊपर ओवुलेशन है ही। अंडरस्टूड? सिंपल सा है, एक बार आप अपने हिसाब से बना बना के देख लेना ताकि आपके दिमाग में ये लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सके। अब ये स्टार जो सर्ज है उनकी बात करते हैं। हार्मोनल सर्ज, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। हार्मोनल सर्ज मतलब कौन सा हार्मोन कब पीक पे होता है? तो यहां देखिए सीधी लाइन है। एस्ट्रोजन सर्ज आपका 12वें दिन के ऊपर होता है, एलएच सर्ज आपके 14वें दिन पे होता है। एलएच का काम होता है ओवुलेशन करवाना, तो 14वें दिन ही तो होता है, उसी दिन होगा ये मैक्सिमम। और उससे जस्ट पहले आपका एस्ट्रोजन होता है, वही तो आपका एलएच को सीक्रेट करवाता है, तो वो 12वें दिन हो गया। और प्रोजेस्टेरोन आपका 22वें दिन हो गया। इसको याद करने का एक ट्रिक डाला हुआ है मैंने। देखिए, बाहर चोर बाइक ले जा रहे हैं, किसी बंदे को आप बोलो कि बाहर तो देख जाके, बाहर ना चोर बाइक लेके जा रहे हैं तेरी, बाहर चोर बाइक लेके जा रहे हैं। या कैसे भी याद रखे चोर बाहर बाइक लेके जा रहे हैं, कैसे भी याद रखो, आप उनको जोड़ लेना। बाहर से आपका 12, चोर से आपका 14 और बाइक से मतलब आपका 22। आपको सेट कर लेना है 12, 14, 22, कैसे भी याद रहे आपको। चोर पहले याद रहे तो 14 आ जाएगा पहले, 12 आ जाएगा पहले, तो उनको आप क्रम में जचा लेना, 12, 14 और 22। बाहर चोर बाइक लेके जा रहे हैं। तो हेल्प के लिए आवाज दो, हेल्प। तो हेल्प का मतलब क्या है? एच का मतलब तो हार्मोन, यहां से याद रह जाएगा आपकी, हार्मोन का फॉर्मूला है ये। ई एस्ट्रोजन, एल ई यहां से आ गया एस्ट्रोजन आपका, ये 14 नंबर पे आपका आ गया एल एच, और प्रोजेस्ट्रोन आपका आ गया 22 के ऊपर। एक और पॉइंट बता देता हूँ मैं, जहाँ प्रोजेस्ट्रोन इंक्रीज होता है मतलब कार्पस ल्यूटियम का काम हो रहा है, वहाँ पे आपका एस्ट्रोजन भी थोड़ा ऊपर ही होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो बाहर चोर बाइक 12, 14, 22। हेल्प एच का मतलब हो गया हार्मोनल सर्ज का मतलब, ई का मतलब एस्ट्रोजन, एल का मतलब एल एच, पी का मतलब प्रोजेस्ट्रोन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये यदि ये डाई वाला डायग्राम और ये वाला जो फंडा है यदि आपके अंदर बैठा हुआ है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इससे पहले फल वाला और आपका ग्लास वाला, ये सारी जो ट्रिक्स हैं एक बार दिमाग में बैठ गई तो आप कभी नहीं भूलोगे। कौन सी फेज किधर आ रही है आपको पता है, कौन से डे पे क्या हो रहा है आपको पता है। पिट्यूटरी हाइपोफाइज पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और जो आपका ओवेरी का एक्सिस मैं आपको अच्छे से समझा ही चुका हूँ। उसके अंदर भी मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स डाल के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करते हैं। इतनी देर बेस बन गया, अब खड़ाखड़ अपन याद कर लेते हैं इसमें। वन हैपनिंग इन द ओवेरी और वन हैपनिंग इन द यूट्रस। मैंने बोला साइकिल दो साइकिल से मिलकर बनी हुई थी है, एक आपकी यूट्रस के अंदर होगी और एक आपकी ओवेरी के अंदर। ओवेरी वाली फैल है फोलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, जो अपन ने डायग्राम बनाया उसके ऊपर वाला पोर्शन फोलिकुलर फेज और आपका ल्यूटियल फेज। ये 14वां दिन के अंदर बीच में ओवुलेशन आ ही गया था। अंडरस्टूड? अब ये दोनों बात करेंगे कि इनके अंदर होता क्या है, सॉरी इनके दोनों के अंदर होता क्या है अपन बात करेंगे। और एक यूट्रस के अंदर होती है उसकी तीन बता दी, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फेज जिसके अंदर ब्लीडिंग होगी, प्रोलिफरेटिव फेज जिसके अंदर आपकी सेल्स गुणन होगी और उनके बीच फिर उसके बाद में होगा ओवुलेशन, और सिक्रेटरी फेज ये अपन बात करते हैं कैसा है, इसका भी आपको फंडा मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की। ओवेरियन साइकिल की जो फर्स्ट ओवेरी को जैसे मैंने फल के ऊपर दिखाया था तो फैल है मतलब फर्स्ट आपका फोलिकुलर फेज जो कि 14 दिन की होगी, और 14वें दिन पर आपका क्या होगा ओवुलेशन, और जस्ट आपकी नेक्स्ट कौन सी आएगी आपकी ल्यूटियल फेज, वो भी 14 दिन की होगी, ठीक है। इसके अंदर देखिए फोलिकुलर फेज 14 डे की होती है। अंडरस्टूड? फर्स्ट डे से लेके आपकी 14 डे तक, ठीक है। फोलिकल्स क्या होते हैं? फोलिकल्स होते हैं ए फ्लूड फिल्ड सेक दैट कंटेन एन इमेच्योर एग। मैंने आपको बताया, आपको जब ओवेरी बता रहा था तो बताया था कि ये छोटी छोटी फोलिकल्स होती हैं ओवेरी के अंदर, जिनके अंदर आपका इमेच्योर एग होता है। ये धीरे 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 किसके फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्टिमुलेशन के कारण, उसके कारण वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। और डोमिनेंट जो फोलिकल है वो ज़्यादा ग्रो करती है। एक जो फोलिकल बच जाता है जो आपका डोमिनेंट होता है, जो 1 सेंटीमीटर के आसपास उसकी साइज होती है, उससे बाकी सारी छोटी होती हैं। तो 1 सेंटीमीटर वाला होता है वो आगे ग्रो कर जाता है और मैच्योर फोलिकल बन जाता है 2 सेंटीमीटर का, और वहाँ से ओम आपका रिलीज होता है, और मैच्योर ओम को अपन बोलते हैं ग्राफिन फोलिकल्स, ठीक है। ये फोलिकल हो गया। देखो ये यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ये नॉर्मल सा अपने दिमाग में रख लेना, क्या पता बन जाए यहाँ से क्वेश्चन। जब फीमेल
कोई बच्ची जब यूट्रस के अंदर ही होती है, जब वो 20 वीक के ऊपर जेस्टेशन के ऊपर ही होती है, तब उसके पास मैक्सिमम फॉलिकल होते हैं। ये देखिए 70 लाख 7 मिलियन फॉलिकल हो जाते हैं। कब? जब वो 20 वीक की अंदर, जब पेट के अंदर ही होती है वो बच्ची, वो 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, वहाँ पे उसके सबसे ज़्यादा फॉलिकल्स पाए जाते हैं उसकी ओवेरी के अंदर, 70 लाख 7 मिलियन। फिर उसके बाद में घटते घटते जाते हैं वो। ठीक है, कैसे घटते हैं? बर्थ के आसपास वो 2 मिलियन हो जाते हैं, मतलब 25% के आसपास बचते जाते हैं नेक्स्ट स्टेज के अंदर। ठीक है, 7 मिलियन थे, फिर आपके 20 मिलियन, सॉरी 2 मिलियन बच गए 20 लाख के आसपास। ठीक है, फिर प्यूबर्टी के आसपास 4 लाख बच गए। ठीक है, और जब मीनोपोज होता है मतलब 45 के आसपास, उसके पास लेस देन 10,000 ही बचते हैं। मतलब वो आपकी जस्टेशन के अंदर थी 20 वीक के आसपास, वहाँ सबसे ज़्यादा 70 लाख। फिर बर्थ के ऊपर उसके पास आपके 20 लाख बचे, और एट प्यूबर्टी 4 लाख, और फिर मीनोपोज के आसपास 10,000 बच गए। ठीक है, ये फॉलिकल्स हैं। इसके नीचे की वाली लाइन पढ़िए आप, द फॉलिकुलर फेज, द टाइम बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड एंड द ओवुलेशन। मैंने बताया आपको कि आपका फर्स्ट डे से स्टार्ट होकर ओवुलेशन तक ये फेज होती है आपकी। ठीक है, एस्ट्रोजन राइज एज प्रिपेयर एन एग प्रिपेयर टू बी रिलीज। अभी आपको बता देता हूँ मैं, आपको मैंने बताया क्या होता है फॉलिकुलर फेज के अंदर। तो फर्स्ट डे के अंदर क्या, आपका फर्स्ट डे से लेकर 14 दिन के अंदर क्या होता है आपका, क्या GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, और वहाँ से क्या एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी, एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH, FSH सीक्रेट होगा। वो FSH कहाँ पे आएगा? ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनको ग्रो करवाएगा, और ग्रो करती हुई जो फॉलिकल्स है वो क्या सीक्रेट करती है? एस्ट्रोजन। और उस एस्ट्रोजन से क्या होता है, आपकी जो यूट्रस है, उस एस्ट्रोजन से क्या होता है, उससे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ओवम बनता है। मतलब आपका जो फर्स्ट डे ऑफ जो पीरियड है जहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है और 14 दिन पे जो ओवुलेशन होता है, उसके बीच में ओवम दोबारा ही तो बनता है। तो उस ओवम को बनाने की जो प्रक्रिया है वो इसी के अंदर हो जाती है, फॉलिकुलर फेज। और जैसे ही ये खत्म हुई, ओवुलेशन स्टार्ट हो गया, ओवुलेशन होते ही ये खत्म, और उसके बाद में दूसरी है। आपको मैंने बता ही दिया 12वें दिन के अंदर क्या होता है, आपका आपका एस्ट्रोजन सर्ज होता है। अब जब एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आगे बात करेंगे। यहां देखिए क्या होता है, मैंने जो आपको बताया वही है। GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, वहां से FSH रिलीज होता है। FSH आपका ओवेरी के ऊपर काम करता है और ओवेरी फॉलिकल्स को ग्रो कराती है। सारी फॉलिकल्स ही ग्रो करती है, लेकिन एक डोमिनेंट फॉलिकल ज़्यादा ग्रो करती है, डोमिनेंट फॉलिकल मोर ग्रो। फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन। अब जो वो एस्ट्रोजन सिक्रीट हुआ वो क्या करेगा, आपका इंक्रीज एस्ट्रोजन सप्रेस द FSH। भाई FSH का काम था स्टिमुलेट कराना, वो स्टिमुलेट हो गया, एस्ट्रोजन भी बन गए, अब उस FSH को सप्रेस कराएगा। इंक्रीज एस्ट्रोजन सप्रेस द FSH एंड स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट LH। कि भाई अब FSH का काम हो गया है, एस्ट्रोजन भी बन गया है, अब आप इसको LH सिक्रीट कीजिए ताकि मैच्योर ओवम भी बन गया है, वो आपका रिलीज हो जाए। पर LH वर्क करता है मैच्योर फॉलिकल के ऊपर, जो मैच्योर फॉलिकल है आपका ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं उसको। एंड वो जो आपका जो मैच्योर फॉलिकल होता है वो रप्चर होता है, जिससे कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। ओवुलेशन ओकर, ओवुलेशन जो आपका ओवम है वो रिलीज हो जाता है, और जो बाकी पोर्शन बच गया उसको कार्पस ल्यूटियम बोल दिया जाता है। यही है ओवुलेशन। यहाँ ओवुलेशन के बारे में देख लीजिए, मैं बता चुका हूँ वैसे। ओवुलेशन, ओवुलेशन द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवेरी मिड साइकिल, बीच के अंदर, साइकिल के जस्ट बीच के अंदर 14वें दिन पे। एस्ट्रोजन पीक जस्ट बिफोर हैंड, एस्ट्रोजन पीक पे था, वो क्या किया, FSH को आपका सप्रेस किया और LH को आपका स्टिमुलेट किया, और LH ने ही क्या करवाया, क्या करवाया, LH ने ही क्या करवाया, ओवुलेशन करवाया। तो जस्ट बिफोर हैंड आपका एस्ट्रोजन पीक पे था, उसके बाद में एस्ट्रोजन कम होने लग जाता है और प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है आफ्टरवर्ड्स। देखिए ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन सेकेंडरी oocyte रिलीज, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। रप्चर्ड रिमेनिंग पार्ट कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम, जो आपका मैच्योर ओम था, ग्राफियन फॉलिकल था, उसमें ओम तो निकल गया, और जो वो बाकी जो खोल बच गया उसका, उसको बोलते हैं कार्पस
ल्यूटियम। अब आपकी फर्स्ट फेज मैंने बता दी है, कौन सी थी? फोलिकुलर फेज। उसके अंदर फोलिकल्स का डेवलपमेंट होता है और वो ओवुलेशन तक होता है। अब ओवुलेशन के बाद में ल्यूटियल फेज, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बन गई यहाँ पे ओवुलेशन के बाद, तो ओवुलेशन ल्यूटियल फेज कहाँ से होगी? 14वें दिन से स्टार्ट होगी। अब ये ल्यूटियल जो फेज होती है ना, ये सारे ज़्यादातर जो मेंस्ट्रुएशन है किसी भी टाइप का हो जिसके अंदर यदि वो लेंथ बढ़ गई या छोटी हो गई मेंस्ट्रुएशन की, ये तो कांस्टेंट फेज होती है भाई साहब। 14 दिन कांस्टेंट होते हैं। तभी मैंने बोला कि आपका ओवुलेशन कौन से दिन होता है? जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, सॉरी, जो फर्स्ट डे है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उसके 14 दिन पहले ओवुलेशन हुआ था। ये लाइन परफेक्ट सही होती है। 14वें दिन ओवुलेशन होता है, ये लाइन पूरी तरह सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट जो फेज बनती है, मैंने ये डायग्राम बना के बताया था, तो ये जो दूसरी वाली फेज है ये हमेशा 14 दिन की ही होती है, कांस्टेंट फेज होती है। इसमें घटत बतड़ हो सकती है, ये 12 दिन की भी हो सकती है, 10 दिन की भी हो सकती है, ये ज़्यादा दिन की भी हो सकती है, 16 दिन की भी हो सकती है, 21 दिन की भी हो सकती है, लेकिन ये तो आपकी 14 दिन की ही रहेगी। ये स्टार्ट कब से होती है ल्यूटियल फेज? द ल्यूटियल फेज, द टाइम बिटवीन ओवुलेशन और बिफोर द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब जो ब्लीडिंग होएगी उससे जस्ट पहले तक, मतलब आप बोल सकते हो 14 दिन से 28 दिन तक। जो 14वां दिन है वहाँ से लेके 28वां दिन तक। व्हेन द बॉडी प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी, इसके अंदर आपका क्या हो गया? ओवुलेशन, ओवम जो रिलीज हो गया, ओवुलेशन हो गया, तब ओवम आके फर्टिलाइज होगा, तो उसकी तैयारी करते हैं कि जो पॉसिबल प्रेगनेंसी होने वाली है, यदि फर्टिलाइज हो गया ओवम, तो उसके लिए यूट्रस को तैयार करना होता है इसके अंदर। प्रोजेस्ट्रॉन इज प्रोड्यूस पीक एंड देन ड्रॉप्स। भाई कार्पस ल्यूटियम बन गई और कार्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज होता है, मैंने बताया आपको 22 दिन पे। ठीक है, और उसी दिन के अंदर आसपास यदि फर्टिलाइज हो गया तो वो जो कार्पस ल्यूटियम है वो 3 महीने तक रहती है। ठीक है, और वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करती रहती है। यदि ओवुलेशन, वो आपका जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो आपकी जो कार्पस ल्यूटियम है वो कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है और डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। यहाँ देखिए मेन पोर्शन में बता चुका हूँ, कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन इज द नेचुरल टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं? वो एजेंट जो कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो आपका जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। मतलब जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको होने नहीं देता है, इसलिए नेचुरल टोकोलाइटिक एजेंट है। अब अपन बात करते हैं कि जो कार्पस ल्यूटियम है यहाँ बनी, उसका क्या फ्यूचर है? यदि फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसके उस कंडीशन के अंदर उनका क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम बन जाती है, मैंने बताया जो रप्चर पोर्शन है किसका? मैच्योर ओम का, ग्राफिन फोलिकल का, वो क्या कहलाता है? कार्पस ल्यूटियम। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो चेंज हो जाती है कार्पस एल्बिकेंस में। लास्ट में जो ये आपका सी है, कार्पस है, कार्पस मेंस्ट्रुलेशन में चेंज हो जाती है, मेंस्ट्रुलिस, कार्पस मेंस्ट्रुलिस जो कि रेड कलर की होती है, और वो कार्पस मेंस्ट्रुलिस आपकी चेंज होती है कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस के अंदर चेंज हो जाती है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो कार्पस ल्यूटियम आपकी एंड में कार्पस एल्बिकेंस में, वो वाइट, एल्बिकेंस का मतलब एल्बा, वाइट, एल्बुमिन, एग में प्रोटीन होती है ना वाइट कलर की, एल्बुमिन, एल्बुमिन यहाँ से कार्पस एल्बिगेंस, एल्बा मतलब वाइट, वाइट बॉडी हो जाती है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है फिर। ठीक है, उसके बीच का यदि पोर्शन अपन याद रखना चाहिए तो कार्पस, कार्पस मेंस्ट्रुअलिस होता है जो कि रेड कलर का होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रक्ट ही होनी है, और एंड प्रोडक्ट आपका कार्पस एल्बिकेंस बनता है, और उसके बाद में वो डिसअपियर हो जाती है। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपकी जो कार्पस ल्यूटियम है, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपकी जो कार्पस ल्यूटियम है वो बदलेगी किसमें? कार्पस वेरम में, कार्पस वेरम। ठीक है, और कार्पस वेरम रिमेनिंग फॉर द 3 मंथ्स टिल प्लेसेंटा डेवलप। 3 मंथ तक होता है, तब तक प्रोजेस्टेरोन का भार ये संभाल लेती है, और उसके बाद में आपका प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है फुल्ली, और वो भी प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करने लगता है, तो फिर वो प्रेगनेंसी मेंटेन रह जाती है।
स्टार्टिंग में जो आपका प्लेसेंटा है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, तो जो ये कार्पस मैंने बताया जो कार्पस ल्यूटियम है जो वो किस में चेंज होगी, कार्पस वेरम में, और वो रेगुलरली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती रहेगी क्योंकि आपको प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद में प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है जो कि संभाल लेता है प्रेगनेंसी को। अब बात करते हैं यूटराइन साइकिल की। देखो बात हो गई अपनी ओवेरियन साइकिल, दो, फॉलिकुलर और ल्यूटियल फेज। अब अपन आते हैं यूटराइन साइकिल में। मैंने आपको जो डायग्राम बताया था ऐसे करके, ठीक है, और उसके अंदर सी डाला था ऐसे, तो मतलब 3 फेज थी इसके अंदर, एक ये वाली, एक ये वाली और एक वाली। जो 14 दिन है स्टार्टिंग के उसके अंदर 2 फेज आ जाएगी, और एक 14 दिन का जो नेक्स्ट फेज है उसके अंदर आपकी 1 फेज आ जाएगी, और बीच का जो ये पोर्शन बच गया उसको आपको ओवुलेशन बोलते ही हैं। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो फर्स्ट डे होता है ना वो ब्लीडिंग से स्टार्ट होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि लास्ट में आएगा ही, ठीक है। फर्स्ट डे आपका फर्स्ट डे ब्लीडिंग वाला जो डे होता है उसी को गिनते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन फेज सबसे पहले स्टार्ट होएगी, इसको कैटामेनिया भी बोलते हैं। कैटामेनिया वो मैनिया नहीं है ये, उसमें मैनिया में MANI आता है, यहाँ मेनिया MENIA है। मेनिया मतलब मेंस्ट्रुएशन, कैटामेनिया। आप याद रखो कैटामेनिया मतलब कट कट के जो यूट्रस की जो अंदर की जो एंडोमेट्रियम है वो सैड होके कट कट के बाहर आती है मेंस्ट्रुएशन के थ्रू, कैटामेनिया बोलते हैं इसको, याद रखने के लिए। यहाँ से 2 कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं कि ब्लीडिंग फेज कौन सी कितने दिन की होती है और ब्लीडिंग ड्यूरेशन कितने दिन का होता है। भाई देखो सिंपली ब्लीडिंग फेज पूछ रहा है तो वो आपको जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसका टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है कि वो कितने दिन होती है मेंस्ट्रुएशन फेज। तो मेंस्ट्रुएशन फेज आपकी फर्स्ट डे टू से लेके आपकी 5th डे तक होती है। मेंस्ट्रुएशन जो फेज है वो 5 दिन की होती है, पहले दिन से लेके 5वें दिन तक फेज। और यदि आपको ब्लीडिंग ड्यूरेशन पूछे तो वो ये पूछना चाह रहा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो आपकी वुमेन के कितने दिन ब्लीडिंग हो सकती है, तो 1 सप्ताह हो सकती है मैक्सिमम। 1 सप्ताह से ज़्यादा है तब दिक्कत है, ठीक है। तो उसका जो टाइमिंग है वो है 2 to 7 डेज। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, यदि फेज का टाइम पूछे, ब्लीडिंग फेज का टाइम पूछे आपको, तो आपको 5 दिन, 1 से लेके 5 दिन बताना है। और यदि आपको ब्लीडिंग का ड्यूरेशन बोले तो आपको 1 सप्ताह वाला बताना है कि 1 सप्ताह तक ब्लीडिंग हो सकती है। पढ़िए नेक्स्ट लाइन, मेंस्ट्रुएशन द पीरियड द शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन आर लो। देखो वहां पे क्या हुआ था, लास्ट वाली फेज क्या थी, लास्ट वाली फेज थी आपकी ल्यूटियल फेज। उसके अंदर भाई क्या हुआ, तैयार हो गई थी पूरी की पूरी यूटेराइन जो भी दीवार, वो आपकी जो वॉल वगैरह हैं, जो एंडोमेट्रियम वो तैयार हो गई थी प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन क्या हुआ, ओवम आपका फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो कार्पस ल्यूटियम जो बनी थी वो क्या हुई, आपकी कार्पस एल्बिकेंस में बदल गई, और क्या हुआ, वो डिसअपियर हो गई। मतलब आपका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आपका कम हो गया था, यही तो हुआ, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आपका बिल्कुल कम हो गया। तो यही बात बोल रही, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर लो। इस फेज के अंदर क्या हुआ था कि वो लो हो गया था, कार्पस एल्बिकेंस आपकी वो डिसअपियर हो गई। तो उसके बाद का जस्ट पीरियड आता है ना ये फर्स्ट डे, तो उसके बाद में आपका जो ब्लड में जो भी बोलें कि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल कम है। एक चीज़ देखिए, जो नॉर्मल जो मैक्सिमम एंडोमेट्रियम की विड्थ है कब होएगी, आपकी प्रोलिफेरे जो आपकी ल्यूटियल फेज के अंदर ही होएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए तैयार है वो फेज। उसके अंदर आपकी मैक्सिमम 6 mm की एंडोमेट्रियम होती है और मिनिमम आपकी 1 mm होती है। अब यहाँ पे जो 6 mm की बन गई है वो पूरी की पूरी सैड होके 1 mm की बन जाएगी। अंडरस्टूड। 1 mm की कैसे बनेगी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल एंडोमेट्रियम 6 mm की होती है मैक्सिमम। एस्ट्रोजन का जो फंक्शन होता है वो वेसोडाइलेशन का होता है यूटेराइन आर्टरी में। जब तक एस्ट्रोजन बढ़ा रहेगा तब तक आपकी जो यूटेराइन आर्टरी है उसके अंदर वेसोडाइलेट होता है, ब्लड सप्लाई शानदार तरीके से होती है एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ा रहेगा, आपका नॉर्मल लेवल पे रहेगा, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट रहेगी और जो एंडोमेट्रियम को बढ़िया तरीके से ब्लड की सप्लाई होगी। अब आपको मैं बता ही चुका हूँ, कार्पस एल्बिकेंस आपकी डिसअपियर हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपका एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया, कार्पस ल्यूटियम डिसअपियर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल रिड्यूस्ड।
डिक्रीज एस्ट्रोजन लीड्स टू वेसो कॉन्ट्रिक्शन। अभी बताया मैंने, आपका एस्ट्रोजन क्या करता है, वेसो डायलेशन का काम करता है। अब ये कम हो गया तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, किसकी, यूट्रस की, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होएगी। ब्लड सप्लाई कम होगी तो वहाँ के टिश्यूज़ को हाइपोक्सिया होगा, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी होएगी, ऑक्सीजन की कमी होने से इस्चीमिया होएगा, नेक्रोसिस होएगा, और जो एंडोमेट्रियम है वो डेड हो जाएगी। जो एंड पोर्शन है उसका, जो एंडोमेट्रियम का, वो डेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो मर के शेडिंग एंड ब्लड शेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से मर के वो हटना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो शेडिंग होने के बाद में वो ब्लड के साथ में पूरा का पूरा सेड हो जाएगा, ब्लड फिल इन द यूट्रस। अब वो पूरी की पूरी जो वॉल है और जो ब्लड है वो वहाँ से आपका टूट के यूट्रस के अंदर भर चुका है। यूट्रस में ये ब्लड का भरना ही बोलता है हेमेटोमेट्रा। जो हेमेटो मतलब ब्लड, मेट्रा मतलब जो आपका यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम, जो उसकी वजह से ही वहाँ पे यूट्रस के अंदर जो इकट्ठा हो गया है ब्लड, उसको बोलते हैं। अब क्या हुआ, जो ब्लड और जो वो सेडिंग जो पोर्शन है, जो वो आप बोल सकते हो जो सेल्स हैं, वो क्या हुआ, उस यूट्रस के अंदर आके इकट्ठा हो गया। तो वो इकट्ठा होने की वजह से सेंसेशन जाएगा हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस उसको किसको सेंसेशन भेजेगा, पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और वो बोलेगा ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। तो वहाँ से ऑक्सीटोसिन आएगा, और ऑक्सीटोसिन का काम मैंने बता दिया था, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होएगा और आपकी ब्लीडिंग होएगी, जो कि एक विजुअल मैनिफेस्टेशन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। और मैंने बताया मैक्सिमम 6 mm की होती है। एट द एंड दिस इज फेज, एट द एंड ऑफ दिस फेज एंडोमेट्रियम थिकनेस इज 1 mm, मतलब जो एक्स्ट्रा थिंग थी वो निकल चुकी है, 5 mm बाहर निकल गया है पूरा का पूरा, और 1 mm बच गया है, शेडिंग हो गई है। नेक्स्ट आपकी आती है, आपकी वो 5 दिन की बता दी मैंने मेंस्ट्रुएशन फेज, इसके अंदर ब्लीडिंग होती है। प्रोलिफरेटिव फेज पहले ही बता चुका, प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन मतलब गुणन होना। द प्रोलिफरेटिव फेज आफ्टर द पीरियड द यूटेराइन लाइनिंग बिल्ड बैक अगेन, मतलब आपकी जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो वापस आपकी बिल्ड बैक होगी, प्रोलिफरेट होगी, मतलब साइज बढ़ेगी, साइज नहीं, आपका गुणन होगा सेल्स का। अब आपका जो मैंने बताया था कि क्या हुआ, एफएसएच का स्टिमुलेशन वहाँ से हो चुका है, एफएसएच रिलीज हो चुका है, वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट भी कर रहा है, और वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता करता एफ का एस्ट्रोजन कब तक बढ़ जाता है, 12 दिन तक बढ़िया वाला बढ़ जाता है ना। वही इधर हो रहा है, यदि इंक्रीज एस्ट्रोजन बढ़ रहा है इसके अंदर, मतलब 5 दिन का तो था ही, 5 दिन का वो पीरियड हो गया पहले वाला, अब 6 से 14 दिन की बात कर रहे हैं अपन, उसके जस्ट दूसरे वाले पोर्शन की, 6 से 14 दिन। उसके अंदर क्या होता है, ऊपर एस्ट्रोजन बढ़ता है, मैं बता चुका हूँ वो जो स्टार एस्ट्रोजन बढ़ता है, तो एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, हाइपरप्लेसिया, मतलब सेल्स को, सेल्स की जो नंबर हैं उनको इंक्रीज कराता है, और एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है। अब 1 mm हो गई थी, वो 6 से 1 होगी, अब वापस 1 से 3, 2 या 3 mm हो जाएगी, आधी वापस बिल्डअप हो जाएगी। अब अपन आते हैं ओवुलेशन के ऊपर। जब 14वें दिन आपका क्या हुआ, उधर 12वें दिन के ऊपर एस्ट्रोजन बढ़ा, वो एफएसएच को रिड्यूस करवाएगा और एलएच को रिलीज करवाएगा, एलएच रिलीज होते ओवुलेशन होएगा 14वें दिन। अब उसके जस्ट बाद में आपकी लास्ट फेज आ जाती है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो भी एंडोमेट्रियम है कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती हैं। अब वो कैसे केमिकल्स हैं वो डिपेंड करता है कि आपका आगे फर्टिलाइजेशन हो गया है कि नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन होगा तो वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले केमिकल्स सिक्रीट करेगी, और यदि नहीं हुआ तो फिर वो उसको डिस्ट्रक्शन करने वाले केमिकल्स रिलीज कर देगी। ठीक है, ये आपकी 15 डे से 15 से लेकर 28 डे तक होती है। ठीक है, ये आपका इसके पढ़िए, द uterine lining produce chemical that will be either help support the earlier pregnancy or will prepare the lining to the breakdown and shed in the प्रेगनेंसी ओकर। ये मैंने बता चुका हूँ आपको कि इसको सिक्रीटरी फेज क्यों बोलते हैं। अब भाई देखो, कार्पस ल्यूटियम बन चुका है, वापस ओवुलेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम बन गया। अब वो फिर से आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। ठीक है, अब एस्ट्रोजन आपको बता ही दिया मैंने क्या करता है काम, वो सेल्स के नंबर को बढ़ाएगा, और आपका जो प्रोजेस्टेरोन है वो सेल्स की साइज को बढ़ाएगा। जो एस्ट्रोजन है, देखो एस्ट्रोजन डू हाइपरप्लेसिया और प्रोजेस्टेरोन डू हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीज नंबर, और ट्रोफी मतलब हाइपरट्रोफी मतलब जो साइज को बढ़ाना। मतलब टोटली जो काम हो रहा है वो आपकी सेल्स है, जो थिकनेस है एंडोमेट्रियम की, वो 3 से लेके अब 6 mm के आसपास बढ़ जाएगी, वापस मैक्सिमम लेवल तक आ जाएगी।
ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया पोर्शन सारा का सारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। यदि आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए या फिर इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है। मैंने इसको बहुत इजी कराने की कोशिश की है, ट्रिक डाल के आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, एक ट्रिकी वे में आपको एक ब्रेन के अंदर मैप बना दिया मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो नॉर्मल क्राइटेरिया हैं, मतलब ब्लीड कितना होता है, कितने दिन तक होता है, ठीक है, वो सारे जो नॉर्मल क्राइटेरिया हैं और जो मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसी से अटैच्ड है, तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में वो वही बनाने वाला हूँ, नॉर्मल क्राइटेरिया और मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज़, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।